हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आप सबका स्वागत है। हमने जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो हमने कंप्लीट की थी, उसके बाद अब हम जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जो है हमारे पास मेंस के लिए, ठीक है, स्पेशली जीएस 1 के लिए हम इसे कवर कर रहे हैं। और ये जो है आपके लिए ऑप्शनल वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी, ठीक है, जिन्होंने हिस्ट्री ऑप्शनल ऑप्ट किया है। मेरा भी हिस्ट्री ऑप्शनल था तो मेरे लिए भी काफी यूजफुल रहा था। यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपको रिलेट करने के लिए आ जाता है। ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा घूम फिर के, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव नॉलेज है उस चीज का, आपके पास कंटेंट है, तो आप कुछ ना कुछ वहां से लिख सकते हो और उससे आपका आंसर जो है वो बहुत ही अच्छा लगेगा एग्जामिनर को, और एग्जामिनर जो है वो आपको 5 की जगह 7 मार्क्स जो है वो दे सकता है। ठीक है, तो यही चीज हमने देखनी है कि हम जो है वो अपना अच्छा आंसर कैसे डिराइव करें अपने कंटेंट से। ठीक है, तो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जब पार्टीशन हो गया, माउंटबेटन ने जो है वो अपना प्लान दे दिया 1947 का, तो उसके बाद जो है वो कैसे इंडिया जो है वो क्या था और उसके बाद क्या बना, कैसे इंडिया के पास क्या क्या सिचुएशंस आई, क्या क्या प्रॉब्लम आई जो इंडिया को ओवरटेक करनी थी, और एक बड़ी कंट्री जो है एक सक्सेसफुल, आप बोल सकते हो कि एक अच्छी डेवलप्ड कंट्री बनना था। हालांकि अभी तक इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री में ही आता है, अभी तक इंडिया डेवलप्ड नहीं है पूरी तरह से, लेकिन फिर भी इंडिया ने अपनी जो है इकोनॉमी को इतना बढ़ाया है कि इंडिया का नंबर जो है वो बहुत अच्छा है। नंबर टॉप 5 में जो है वो इंडिया आता है। पीपीवी में भी देखेंगे, पावर परचेजिंग पैरिटी जो होती है उसमें भी देखो तो नंबर 3 पे है इंडिया। तो इंडिया जो है वो बहुत, आप बोल सकते हो, एक ऐसी कंट्री है जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी और मतलब सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो आप मान सकते हो इसको। डन। तो इंडिया में जब भी हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं इंडिया से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको जो है एस्पेक्ट्स देखने होते हैं कि 3 तरह से आप उसको लिख सकते हो। एक तो पॉलिटिकली उसका, एक इकोनॉमिकली, और एक आपके पास सोसाइटी से रिलेटेड। तो जब भी आप कोई अपना आंसर लिखते हो उसको आप अगर थोड़ा सा तीनों इन चीजों को ध्यान में रख के लिखो कि ठीक है, सोसाइटी से रिलेटेड सोशल इशू को लेके, इकोनॉमी को लेके, पॉलिटी को लेके, तीनों चीजों को, और करंट में जो सिचुएशन है उसको लेके चलेंगे और आंसर ड्राइव करेंगे, तो आपका आंसर बेस्ट आंसर होगा लिखने के लिए। ठीक है, और बंदा चेक करता भी खुश होगा कि इसको जो है वो हिस्ट्री का भी नॉलेज है भाई, पॉलिटी का भी नॉलेज है, इकोनॉमी का भी नॉलेज है। अगर आप एक ही एस्पेक्ट को लेके चले हो आंसर राइटिंग के टाइम पे, तो आपको उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के, अगर आप रटा रटाया आंसर लिखेंगे तो। हम जो है आपको कुछ आंसर भी, क्वेश्चंस भी देंगे ताकि आप आंसर लिखो और उन आंसर्स को हम चेक भी करेंगे। ठीक है, जो जो बच्चे हमारा कोर्स अवेल करेंगे हम उनके आंसर्स चेक करेंगे और उन्हें बताएंगे कि कहाँ पे वो गलत हैं और उनका सही आंसर कैसे आप लिख सकते हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा हो सके तो हमारा जो ये कोर्स है उसे अवेल करें ताकि हम जो है आपकी आंसर राइटिंग में पूरी तरह से हेल्प कर सके। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे माउंटबेटन क्रिप्स मिशन आया पहले और उसके बाद माउंटबेटन आए और उन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया दे दी। क्यों दे दी पार्टीशन ऑफ इंडिया? क्योंकि आपने देखा था आफ्टर क्रिप्स मिशन जो है मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन प्लान जो है वो चलाया था, जिससे बहुत बड़ी जो है सांप्रदायिक हिंसा जो हुई थी वो हुई थी, सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उन दंगों का जो है वो नाम जो है वो थम नहीं रहा था, आप बोल सकते हो वो दंगे जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो जाता है हमारे पास कि वो थम नहीं रहे हैं। और ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने ये देखा कि भाई इनको हमसे अब कोई डर नहीं है, इनको अपने धर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंस है, मतलब हम कुछ भी करें वो इन चीजों के लिए, ब्रिटिशर्स जो भी लागू कर रहे थे कोई भी चीज, वो फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सांप्रदायिक दंगे हो ही रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने देखा ये भाई कितने खूंखार हैं, अगर उनके धर्म पे बात आती है तो ये कैसे क्या कर देते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि भाई अब पार्टीशन के अलावा इनके पास कोई भी रास्ता नहीं है और हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि वो अब किसी चीज को जो है वो अब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो यहीं से ब्रिटिशर्स थोड़े डर गए भी थे और उन्होंने जो है वो पार्टीशन का ऐलान कर दिया। और माउंटबेटन प्लान जो है 3 जून प्लान जिसको बोलते हैं, उसके साथ ही जो है आप बोल सकते हो कि इंडिया में पार्टीशन हो गया। अब पार्टीशन के लिए, पार्टीशन तो हो गया,
इंडिया के पास इंडिया कैसा था देखने में, मतलब उस टाइम पे कैसे कैसे पार्टीशन हुआ, क्या क्या चैलेंजेस आए इंडिया के आगे, क्या चीजें थी, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। और उसी के साथ मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी जो आप मुझे बताओगे कि आप क्या लिख सकते हो इसमें। और अगर आप अपना आंसर अच्छे से लिखोगे तो आप उस आंसर को हमें सेंड कर सकते हैं, और हम जो है वो उस आंसर को जो है वो चेक करके आपको बताएंगे कि आप कहाँ और बेहतर जो है वो चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें तो हमारे पास हो ही रही थी साथ साथ में। अभी आप ये देखो कि ये जो है ये था हमारे पास इंडिया 1946 का, इंडिया ये है हमारे पास। ठीक है, ये कब का है, 1946 का इंडिया ये है। 11 प्रोविंस हैं इसमें, और ये जो आपको एरिया दिख रहा है कलरलेस सा, ये है हमारे पास प्रिंसली स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे जब पार्टीशन होता है तो ये जो दो बड़े राज्य हैं हमारे पास, दो बड़े प्रोविंस है, एक तो पंजाब और एक हमारे पास बंगाल और असम, ये वाला, ये प्रोविंस जो है इनको जो है बोलते हैं कि इनको अलग करना है, क्योंकि यहाँ पे 55 मतलब परसेंट अगर मुस्लिम है तो बाकी जो परसेंट है इनके पास, ठीक है, 45, वो किसकी है हमारे पास, वो हिंदूज की है। और अगर यहाँ पे देखा जाए पंजाब वाले एरिया में, तो इसमें भी आप बोल सकते हो कि 50 to 50% ऐसे चलती थी, 52 अगर इसकी है तो 48 जो है वो हिंदू है या मुस्लिम है। तो ऐसे करके जो है एरिया ऐसे हैं कि जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो मुस्लिम और हिंदू मेजोरिटी बराबर है, इक्वल मात्रा में है, ठीक है, बराबर मात्रा में। तो यहाँ पे इनके पास एक चीज आई कि भाई हम पार्टीशन तो कर दें, रेड क्लिफ के पास कमेटी में, कि हम पार्टीशन तो कर देंगे, लेकिन पार्टीशन ऐसे इस तरह से करेंगे ताकि हिंदू मेजोरिटी जो है वो इंडिया में ही रहे और बाकी जो है वो कहाँ पे जाए, बंगाल मतलब अलग जो है वो बन जाए। तो इन्होंने जो है बड़ा ध्यान से जो है वो ये रेड क्लिफ लाइन बनाई, और इन्होंने यहाँ पे बांग्लादेश बनाया और हमारे पास एरिया को काट के, और उसके साथ यहाँ वाले एरिया में पंजाब को अलग कर दिया। ठीक है, ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट चैलेंज जो था ये था कि पहले तो आप इंडिया देख लो उस टाइम का, ये प्रोविंस थे, और ये जो आपको डॉटेड डॉटेड दिख रहे हैं ये इंडियन स्टेट थी। ठीक है, इंडियन स्टेट जो प्रिंसली स्टेट है, और ये ब्रिटिश इंडिया है, सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, मद्रास हो गया, बिहार हो गया, बंगाल, असम, यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, राजपूताना, सिंध। ठीक है, ये एरिया जो है ये ब्रिटिश इंडिया का था, और ये सारी क्या है, प्रिंसली स्टेट हैं। प्रिंसली स्टेट के पास क्या अधिकार थे, उनको तो या तो पैरामाउंटेंसी जो ब्रिटिश है उनके अंदर आ जाओ, या तो तुम जो है वो सुजर्निटी जो है मतलब आजाद हो, तुम्हारी मर्जी है कि तुम किसके साथ जाना चाहते हो, इंडिया के साथ आना चाहते हो या पाकिस्तान के साथ आना चाहते हो, ये चीज हो गई थी इनके पास। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। आप एक बार इस कलर्ड मैप में भी देख लीजिए कि इंडिया के पास कौन कौन से, देखो जम्मू जब पार्टीशन हो गया तब पंजाब, राजपूताना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल प्रोविंस, हैदराबाद, मैसूर, मद्रास प्रेसिडेंसी, जम्मू कश्मीर, बिहार, बंगाल, असम, ये जो एरिया है ये बंगाल को दे दिया, और ये जो है वो पाकिस्तान बना दिया। ठीक है, तो ये है इंडिया जस्ट आफ्टर द अमलगमेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट भी जब इंडिया में आ गई थी तब ऐसा लगता था इंडिया। ठीक है, अब इंडिया के पास जो है वो चैलेंजेस हैं इंडिया के आगे कि कैसे जो है वो इंडिया इंडिपेंडेंस होने के बाद क्या क्या चीजें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये थी कम्युनल राइट्स जो हो रहे थे एंड रीजन मोस्ट अफेक्टेड। ठीक है, जो कम्युनल राइट्स हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, वो सबसे बड़ा चैलेंज था इंडिया के सामने। और इसके साथ साथ जो है वो रीजन जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड थे इनसे, कौन सा रीजन सबसे ज्यादा अफेक्टेड था आपको मैंने बताया था, एक तो बिहार वाला एरिया, यूपी वाला थोड़ा सा एरिया, बंगाल वाला सबसे ज्यादा अफेक्टेड, और पंजाब वाला। ठीक है, ये एरिया बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे कम्युनल राइट से, तो उनसे जो है वो उनको मतलब आप बोल सकते हो ये एक चैलेंज था इंडिया के पास कि कैसे इनको खत्म किया जाए। दूसरा पार्टीशन एंड देन इंडिपेंडेंस, एक तो पहले तोड़ दिया, अब इंडिपेंडेंस भी मिल गई, खुशी किस चीज की मनाए और गम किस चीज का मनाए। इंडिया के पास सबसे बड़ा चैलेंज ही ये था कि वो खुशी मनाए कि हमें इंडिपेंडेंस मिल गई है, या गम मनाए कि हमारा आधा हिस्सा जो है वो टूट गया, पार्टीशन हो गया है। तो यहाँ पे पार्टीशन आपको पता है पंजाब, बंगाल, असम और
हमारे पास सिंध जो है वो अलग हो गया भारत से। रेड क्लिफ कमीशन बिठाया गया था जिसने बाउंड्री बनाई, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या था, इस कंपोजिशन क्या था, इसकी कमीशन में ड्रॉबैक्स क्या थे, कमीशन के डिवीजन के सोर्सेस क्या क्या थे, ठीक है। ये सब चीजें जो है वो हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेड क्लिफ कमीशन जो है वो क्या था हमारे पास। सर सीरिल रेडक्लिफ नाम है इनका, वॉज अ न्यूट्रल मैन, वो एक न्यूट्रल मैन थे, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो थे उनको पता था कि ये जो है वो पार्शियल नहीं होंगे, ठीक है, नॉट टू बी पार्शियल टू आइदर, ना तो इंडिया के लिए और ना ही पाकिस्तान के लिए, ठीक है। और इनको इंडिया और पाकिस्तान की कंडीशन पता थी। दिस वॉज द वन रीजन कि उनको अपॉइंट किया गया था, ठीक है। आप अपने आंसर में ये चीज लिख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा, सर साइरल रेडक्लिफ वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ 2 बॉर्डर कमीशन, 2 बॉर्डर कमीशन, एक बंगाल के लिए और एक पंजाब के लिए जो बनना था पार्टीशन के लिए, उनके चेयरमैन बनाया गया इनको 1947 में। ईच कमीशन हैड 5 मेंबर, कितने मेंबर थे इनके, 5 मेंबर थे, ठीक है। उसमें 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस के बंदे, 2 मुस्लिम लीग के और एक हमारे पास जो है वो रेडक्लिफ आएंगे। डन। उसके बाद हमारे पास है कि इनको बोला था कि आप 15 अगस्त तक जो ये डिमार्केशन है ये कंप्लीट कर दो, लेकिन इनको टाइम लग गया और इनका रिजल्ट आया 17 अगस्त को आया था ये, ठीक है। ये आपने लिख सकते हो आप, अगर आपसे कोई चीज हो तो ये आपको पता होना चाहिए 17 अगस्त को आया था। अब जब इन्होंने ये लाइन बनाई है, ठीक है, तो इनको सारी चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या, नॉट ओनली द 1 सेकेंड, not only the population but the border commission had also to take care of roadways, railways line, power system, irrigation scheme, individual land holding, ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी है कि कहीं किसी का खेत जो है वो लाइन के इस तरफ ना हो, आधा आधा इस तरफ ना हो। अगर कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट है या कोई रेलवे लाइन है तो वो जो है वो इस लाइन के थ्रू मतलब ठीक रहे, ऐसा ना हो कि बॉर्डर के टाइम पे ऐसी चीजें हो जाएं कि हमें हर चीज वो ध्यान में रखनी थी, इरिगेशन स्कीम जी सब कुछ। दे इंटेंडेड टू अवॉइड और मिनिमाइज द सेपरेशन ऑफ फार्मर्स from their field and also reduce the number of people who would have to migrate the right side। ये देख रहे थे कि यहाँ से अगर किसी को यहाँ जाना है तो यहाँ पे ज्यादा माइग्रेशन वाले बंदे ना हो, ये अगर यहाँ से यहाँ जाने वाले ज्यादा हैं तो वो लाइन इधर से जाएगी, और अगर यहाँ जाने वाले ज्यादा हैं तो लाइन इधर से जाएगी। इस तरह से लाइन बनाई ताकि माइग्रेशन ज्यादा ना हो। द टोटल एरिया ऑफ लैंड दे वर चार्ज्ड विद डिवाइडिंग टोटल 45,000, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर विद अ पॉपुलेशन ऑफ 88 मिलियन पीपल। सो देखो आप, इतने मिलियन पीपल और इतने स्क्वायर किलोमीटर डिवाइड किया था उन्होंने। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री सॉ मोर देन अ मिलियन डेथ, बहुत सारी डेथ्स हुई थी। 12 मिलियन पीपल जो है वो डिस्प्लेस हुए थे। जो सर रेडक्लिफ थे उन्होंने इंडिया का लेफ्ट इंडिया, वो जब इंडिया चले गए, ठीक है, जब लाइन पब्लिश हो गई, उन्होंने उनको पेमेंट मिलनी थी 40,000 की, उन्होंने वो भी नहीं ली इस काम के लिए, क्योंकि वो बहुत दुखी हो गए थे। इतने सारे लोगों का आप बोल सकते हो कि बहुत सारी ज्यादा इधर उधर जो है इवैक्यूएशन हुई थी, लोग इधर से उधर गए थे, तो जिसकी वजह से जो है वो लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी, तो उन्होंने इस चीज के लिए पैसे भी नहीं लिए थे। आगे हमारे पास आ जाता है कि ये चीजें हुई, इसके साथ आपको पता चल गया कि रेड क्लिफ कमीशन जो है उसके चैलेंजेस क्या थे। चैलेंजेस ये थे कि भाई इनको हर चीज देखनी थी, इरिगेशन प्रोजेक्ट इनको देखने थे, ठीक है, इसके साथ साथ इनको इरिगेशन तो देखने थे, इनको बिजली की सप्लाई वाला सिस्टम देखना था, इनको रेलवे लाइंस देखनी थी, इनको जो है वो जो हमारे पास फार्मर्स थे, ठीक है, जिनका अपनी लैंड होल्डिंग थी, ठीक है, से नॉर्मल फार्मर जो इतने बड़े लेवल पे भी नहीं, तो उनका भी देखना था कि किसी का खेत ना आ जाए बीच में, और अगर खेत आ रहा है तो उसके थ्रू से लाइन जाए, ऐसा कुछ करने के लिए लाइन जो है वो बनाई इन्होंने, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आ गया, इसकी कंपोजिशन मैंने आपको बता दी कि 2 बैठे थे, एक बंगाल के लिए और एक असम के लिए, और दोनों में जो थे 2 मुस्लिम लीग के बंदे थे, 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, और एक थे सर रेडक्लिफ, ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ कमीशन, ड्रॉबैक क्या रह गई हमारे पास, ड्रॉबैक यही रह गई कि जो इन्होंने एरिया सेपरेट किया, ईस्ट बंगाल बनाया और हमारे पास वेस्ट बंगाल बनाया, ईस्ट पंजाब और वेस्ट बंगाल बनाया था जो हमारे पास, सॉरी वेस्ट पंजाब बनाया था,
वहां पे जो है इवैक्यूएशन के टाइम पे बहुत ज्यादा लोगों को तकलीफ हुई थी कई जगहों पे। तो यहाँ पे बहुत सारे आप ड्रॉबैक्स गिना सकते हो कि रेड क्लिफ लाइन जो है कई एरियो से ऐसे जगह से गई थी जहां से नहीं जानी चाहिए, कुछ एरिया में आ रही थी कुछ में नहीं आ रही थी। इन्होंने कोशिश तो बहुत की थी कि हम बेस्ट और बेस्ट ड्राइव करें, लेकिन फिर भी जो है इसमें जो है वो आप बोल सकते हो कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स जो है वो रही जाती हैं, और लोगों को इस चीज के चलते बहुत ज्यादा जो है वो खमियाजा भुगतना पड़ा था, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो बहुत सारी डेथ्स हुई थी। ठीक है। और रेड क्लिफ लाइन जो है वो इतनी ज्यादा आप बोल सकते हो कि कमीशन में ड्रॉबैक्स नहीं थी। इन्होंने कोशिश की थी कि हम जो है वो बेस्ट टू बेस्ट जो है वो लाइन जो है हर चीज को इन्होंने ध्यान में रखते हुए, हर चीज को, इसकी ड्रॉबैक्स यही होगी कि हमारे से कुछ ऐसी चीजें छिन गई इंडिया से जो पाकिस्तान में चली गई, और पाकिस्तान से भी कुछ चीजें ऐसी, मतलब पाकिस्तान जब नया बना तो उसके पास भी लैक ऑफ चीजें थी। ड्रॉबैक तो यही होंगे लाइन के। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि डिवीजन ऑफ सोर्सेज सबसे बड़ा ही, ठीक है, ड्रॉबैक ही ये है कि जो सोर्सेज थे, अब इंडस रिवर थी वो इंडिया को भी इक्वल और पाकिस्तान को भी इक्वली जो है वो मतलब एक फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करवाती थी, पानी प्रोवाइड करवाती थी। जब डिवाइड हुआ तो वो पाकिस्तान में उसका ज्यादातर ड्रेनेज जो है वो चला गया। ठीक है। जिसकी वजह से भारत में जो है वो मतलब आप बोल सकते हो कि उस सोर्सेज का जो है वो लैक हो गया, डिवीजन हो गया, फर्टाइल लैंड जो था पंजाब और सिंध वाले एरिया का वो सारा पाकिस्तान में चला गया। ठीक है। फाइनेंस, अब देखो जहां से हमारी इकोनॉमी अच्छी बनती थी, बंगाल वाला जो एरिया है, बंगाल में बहुत अच्छा टेक्सटाइल होता है, बहुत सारी चीजें अच्छी होती हैं, वहां से जो है वो पूरब पाकिस्तान बन गया था, तो वो भी एरिया इंडिया के हाथ से चला गया था। तो फाइनेंस में जो है वो बहुत ज्यादा कमी जो है वो आने वाली थी, इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कमी आने वाली थी इससे। ठीक है। तो डिवीजन ऑफ सोर्सेज जो हुआ है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है रेड क्लिफ लाइन का यही है कि डिवीजन ऑफ सोर्सेज हुआ था हमारे पास। दूसरा ये जो हुआ दैट इज जो है हमारे पास फाइनेंस, मतलब फाइनेंशियली जो है वो इंडिया जो है वो, इंडिया तो चलो वीक हुआ लेकिन पाकिस्तान भी जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बन पाया था, क्योंकि अभी तो जस्ट इन्होंने मतलब अलग हुए हैं, अभी बहुत सारी चीजें जो है वो इनको करनी थी। एक नया देश है, नया देश जो है वो अभी इसको अपनी पूरी तरह से इसको अपनी एक बड़ी इकोनॉमी बनानी है, सारी चीजें करनी है, तो उसके लिए बहुत टाइम लगेगा अभी। डिफेंस पर्सनल एंड इक्विपमेंट, हाँ जी, इस इनका भी जो है बंटवारा हुआ कि इतनी सेना आप लेके जाओगे, इतनी सेना आप हमारी है, और इतने इक्विपमेंट हमारे। तो ये सब चीजों का भी बंटवारा जब हुआ तो ये सब चीजें भी आप बोल सकते हो कि एक बहुत बड़ा एक लैक रह गया। इंडिया ने धीरे धीरे इन चीजों से उभरने की कोशिश की, और काफी जल्दी उन्होंने जो है वो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप की, इसरो बना हमारे पास, और हम जो है अब अगर आप देखो तो इंडिया जो है वो डिफेंस के उसमें भी इंडिया की आर्मी थर्ड नंबर पे आती है। तो इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा आप बोल सकते हो कि कैपेबल हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब जो है वो इंडिया की पोजीशन आप देखो तो बहुत कैपेबल है, और पाकिस्तान की कंडीशन आपके सामने ही है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सिविल गवर्नमेंट। सिविल गवर्नमेंट, अब देखो इंडिया के पास सबसे बड़ा चैलेंज ही ये था कि अब इंडिया जो है वो आजाद हो गया है, तो उनको है गवर्नमेंट बनानी है, सिविल गवर्नमेंट जो है वो बनानी है, ताकि लोगों में जो है वो एक विश्वास जो है वो रहे, लोगों के अंदर जो है वो विश्वास रहे कि भाई हमारी गवर्नमेंट जो है वो सही है और हमारे लिए अच्छे डिसीजन लेगी। तो ये सब चीजें भी एक चैलेंज था इंडिया के सामने कि गवर्नमेंट जो है वो कैसी होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये बिल्कुल एक नया अध्याय शुरू हो रहा था इंडिया के अंदर। उसके बाद आप देखिए असैसिनेशन ऑफ गांधी जी, ये भी एक चैलेंज आ गया इंडिया के आगे कि भाई अभी तो इंडिया आजाद हुआ है 1948 में, और गांधी जी को जो है वो मार दिया गया, गांधी जी की डेथ हो गई, और गांधी जी की डेथ के बाद इनको एक बोलते हैं ना कि एक फादर की डेथ के बाद बच्चे को अनाथ सा फील होता है, वैसे ही इंडिया जो नए नेता थे उनको ऐसे लगा भाई ये तो क्या ही हो गया, अब मतलब हम तो हर चीज के लिए गांधी जी से पूछते थे, अब कहाँ जाएंगे हम, तो एक अनाथ सा फील हुआ। तो ये भी एक चैलेंज था इनके आगे कि एक नई गवर्नमेंट बनानी है, गवर्नमेंट बनने के साथ साथ हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के साथ साथ हमें सारी चीजों पे ध्यान देना है। तो ये सब चीजें यहाँ पे एक चैलेंज थी। उसके बाद हमारे पास आ गया रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी, सबसे बड़ा चैलेंज।
जो रिफ्यूजीज जब बंटवारा हुआ है, इतने लोग मरे थे उस टाइम पे। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी, गदर देखी होगी, और भी बहुत सारी पार्टीशन पे मूवीज हैं। आप मतलब ये मूवीज अगर आप इस वे में देखते हो कि इंजॉयमेंट करना है तो नहीं, अगर आप इनको इनका दर्द फील करो तो पार्टीशन में बहुत सारे लोगों को दर्द हुआ है, बहुत सारे लोगों के जख्म अभी भी भरे नहीं है। तो पार्टीशन के टाइम पे जब इंडिया जो है वो अलग हुआ, तो भाई यहाँ पे आप देखो कि सबसे बड़ा चैलेंज ये भी था कि जो रिफ्यूजीज थे, जो मुस्लिम वहां से आए थे, जो हिंदू वहां से आए थे, जो एरिया में रहते थे, सिंध वाले एरिया में या बलूचिस्तान वाले एरिया में जहां से वो आए थे, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही ये था कि उनकी सेटलमेंट करनी है, उनको घर देना है, उनके लिए अलग से जो है वो जमीनें प्रोवाइड करवानी है। तो ये भी एक इंडिया के पास बहुत बड़ा चैलेंज था, रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ, उनको बचाना और उनके लिए रिसेटल करना उनको। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। ठीक है, फिर आ गया हमारे पास शिफ्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। सबसे बड़ा चैलेंज ये भी बोल सकते हो आप कि पहले तो कॉलोनियल इंडिया था, ब्रिटिशर्स चला रहे थे, कॉलोनी टाइप था, वो देखते थे रूल। अब एकदम से डेमोक्रेसी की तरफ आ गया था इंडिया, तो इंडिया के पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, इन सब चैलेंजेस को जो है वो ओवरकम करना था। ठीक है, ये चैलेंजेस होने के साथ साथ इंडिया के पास एक चैलेंज ये भी था अब कि जो प्रिंसली स्टेट हैं उनको ब्रिटिशर्स ने अपनी पैरामाउंटेसी से अलग कर दिया था कि भाई अब हम तुम्हें आजाद करते हैं, आप हमारे अंदर रहना चाहते हो हमारे अंदर रहो, या आप इंडिया के साथ जाना चाहते हो इंडिया के साथ जाओ, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो तो पाकिस्तान के साथ जाओ। ठीक है, इस तरह से जो है वो इंडिया के अंदर ही आप बोल सकते हो एक तरह की इंसर्जेंसी आ गई थी कि कौन किसके साथ जाना चाह रहा है। ठीक है, तो कई जो स्टेट्स थी वो मुस्लिम लीग के साथ जाना चाहती थी, कई स्टेट जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ आना चाहती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो कि हमें करना था उस टाइम पे, ओवरकम करना था, ताकि हम इंडिया को टूटने से बचा लें। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे चैलेंजेस हमने डिस्कस करे हैं कि क्या क्या चीजें हो रही थी। तो ये सब होने के साथ साथ आप ये भी देखिए कि अब हमारे पास आ जाएगा कि जो प्रिंसली स्टेट हैं वो कैसे इंडिया में जुड़ेंगी। ठीक है, तो आज हम जो प्रिंसली स्टेट हैं जो मेन हमारे पास हैं, मैं उनके बारे में आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। इसके अलावा अगर आपको डिस्कशन कर बाकी जो प्रिंसली स्टेट होंगी, जो बाकी थी, जो पहले मुस्लिम लीग के साथ जाना चाहती थी फिर इंडिया में ही रही, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी स्टेट थी जो मुस्लिम लीग के साथ जाना चाहती थी। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, पहले तो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ 3 स्टेट के बारे में। एक तो हमारे पास है प्रिंसली स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहली हमारे पास आ जाती है दैट इज हैदराबाद। हैदराबाद जो थी हमारे पास, आप बोल सकते हो सबसे बड़ी जो थी वो प्रिंसली स्टेट थी। सबसे बड़ी मतलब वन ऑफ द मोस्ट बड़ी, सबसे बड़ी भी नहीं बोल सकते। JNK और जूनागढ़। ठीक है, ये प्रिंसली स्टेट थी हमारे पास। एक बार हम इन्हें इनकी लोकेशन देख लेते हैं। देखिए ये हैदराबाद, यहाँ पे है जूनागढ़, ठीक है, और ये है हमारे पास JNK। ठीक है, ये स्टेट है हमारे पास जो कि हमारे लिए चैलेंज बनी थी। तो जो हैदराबाद है, जूनागढ़ है और JNK है, उसकी मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। हुआ क्या कि जूनागढ़ जो है उसका जो आप बोल सकते हो प्रिंसली स्टेट का हेड जो था महावत खान था, महावत खान थर्ड। ठीक है, ये था बंदा, इसको ये था मुस्लिम, और यहाँ पे जो मेजोरिटी थी वो किसकी थी, पीपल जो रहते थे वो कौन रहते थे, हिंदूज रहते थे वहां पे। डन, हिंदूज रहते थे, महावत खान जो था वो मुस्लिम था। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास कि ये जो चीज है, अब इसने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लिया मुस्लिम लीग के साथ, लेकिन वहां के जो लोग थे उनको ये चीज जो है वो सही नहीं लगी, उन्होंने विद्रोह कर दिया। जब इन्होंने विद्रोह किया तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लेबिसाइट हुआ। प्लेबिसाइट क्या होता है हमारे पास, प्लेबिसाइट होता है हमारे पास कि आपके पास एक तरह से
वोटिंग होती है, लोगों को पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, जैसे रेफरेंडम टाइप होता है वैसे ही प्लेबिसाइड होता है। तो यहाँ पे वोटिंग हुई और 99% हिंदुओं ने जो है वो इंडिया के साथ रहने के लिए वोट किया, और मुहाबत खान जो है वो भाग के सिलेक्ट कर गया, पाकिस्तान की तरफ चला गया, और जो है जूनागढ़ स्टेट जो है वो इंडिया के साथ ज्वाइन हो गई। तो ये था जूनागढ़ का स्टेट, ठीक है। उसके बाद बारी आती है हैदराबाद की। हैदराबाद जो है वन ऑफ द, आप बोल सकते हो कि बड़ी स्टेट थी, इसके पास अपनी आर्मी भी बहुत बड़ी थी। तो इन्होंने सोचा ना तो मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करूंगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या था कि आपने हमें असेस कर लिया, हम आपके अंडर हैं, और ना ही ये मुस्लिम लीग के साथ जो है वो जाना चाह रहे थे। इन्होंने बोला कि हम जो है वो अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो बनाएंगे, हमें किसी के साथ नहीं जाना है। किसने? हैदराबाद ने। हैदराबाद ने जब ऐसे बोला तो यहाँ के जो निजाम थे उनके खिलाफ जो है वो इंडिया ने बोला कि चल इतनी भी क्या बड़ी है, हम आर्मी ऑपरेशन करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, ठीक है, एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो, ठीक है। ऑपरेशन पोलो में क्या किया, इन्होंने एनेक्स कर लिया हैदराबाद को और इंडिया के साथ जो है वो मिला लिया, ठीक है। आर्मी ऑपरेशन था जिसको इंडिया ने लेड किया और हैदराबाद को अपने साथ मिला लिया। अब ये देखा जब पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान बोलता कि मैं भी JNK को अपने पास मिला लूंगा। तो उसने क्या किया, देखो यहां से वो है जो आर्मी लेके अंदर आ गया, ठीक है। जब वो अंदर आए तो जो राजा हरि सिंह थे, JNK के जो किंग थे, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लिया था, क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन मुस्लिम थी और राजा हिंदू था। तो पाकिस्तान को लगा कि जैसे इंडिया ने हैदराबाद को एनेक्स कर लिया है, तो मैं भी जो हूँ वो इसको एनेक्स कर लूंगा, JNK को। जब पाकिस्तान ने हमला किया तो जम्मू कश्मीर के जो किंग थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब इंडिया से जो गवर्नमेंट थी उनसे गुहार लगाई कि हमें बचाया जाए। तो यहाँ पे जब हमारे सोल्जर आए, उन्होंने थोड़ा पीछे तो धकेला इसकी आर्मी को, लेकिन ये जो एरिया है वो इन्होंने कैप्चर कर लिया था उस टाइम तक। तो ये बना है POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कि आप बोल सकते हो कि उसी टाइम का है जब 1948 की बात हो रही है, जब ये इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था, उस टाइम का ही है। और तब से अब तक ये यहाँ से हटे नहीं है, ठीक है। तो ये एरिया किसने ले लिया था हमारे पास? पाकिस्तान ने ले लिया था। और इसका बाकी एरिया जो है वो इंडिया ने बचा लिया JNK का, हरि सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। तो ये यहाँ पे JNK भी इंडिया के साथ आ गया। अब हैदराबाद भी और जूनागढ़ भी जो था वो इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन कर लिया, ठीक है। ये चीज हो गई। अब मैं आपको अगले लेक्चर में ये बताऊंगी कि कौन कौन सी स्टेट ने जो है वो कैसे कैसे कब कब जो है, जैसे मैसूर हो गया, बाकी जो स्टेट्स थी उन्होंने कैसे इंडिया के साथ जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया, और क्या प्रॉब्लम क्या दिक्कत आई कश्मीर के साथ हमारे पास, ये सारी। लेकिन आज हमने मेनली ये डिस्कस किया था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो सबसे बड़ी दिक्कतें क्या थी, ठीक है, ये हमने आज डिस्कस किया था। तो अगर आप चाहो तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है इसका आंसर आप मुझे दे सकते हो कि आपको एग्जामिन करना है द अर्ली चैलेंजेस दैट इंडिया फेस्ड एज अ न्यू इंडिपेंडेंस कंट्री एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। इंडिया के आगे आपको बस ये पता करना है कि इंडिया के आगे क्या क्या चैलेंजेस थे, ठीक है, कि इंडिया एकदम से नई इंडिपेंडेंट कंट्री बनी थी और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी थी। तो इंडिया के आगे क्या क्या चैलेंज थे जो इंडिया को फेस करने पड़े थे उस टाइम पे। आप अपने मतलब आंसर में जो है वो आज की चीजें भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। जितना अच्छे से आप आंसर लिखोगे उसी तरह से हम इवेलुएट करेंगे कि आपने कितना बेहतर लिखा है। तो कोशिश करें कि आप इसको अच्छे से लिखें और आप जो हो वो आंसर जो है वो हमें सेंड कर सकते हैं, और आपका आंसर जो है वो हम चेक करेंगे ताकि हम जो है वो आपको अच्छे से देख सकें कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, क्या चीज आपकी गलत है और क्या आपकी बहुत अच्छी है। तो आई होप कि आप सभी अच्छा आंसर लिखोगे। और इस आंसर के आज मैं ऐसे ही आपको रोज डेली का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी और अगले दिन उस क्वेश्चन को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो कल हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर बाकी जो प्रिंसली स्टेट थी जो मिली थी इंडिया के साथ कैसे मिली थी, और उसके बाद और क्या चैलेंजेस थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, ये सब चीजें हम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है।
आई होप कि आपको अभी तक जो हमने पढ़ा है वो क्लियर हुआ है चीजें। इनके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी आप अपनी तरफ से जो है और भी पढ़ते रहा करिए इसके बारे में, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज आस्क, ठीक है। हिस्ट्री में कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।